आज की जो यूनिट होगी हमारी वो है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हो जाएगी जिसके अंदर हम सरफेस के ऊपर होने वाले फिनोमिना के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि सरफेस के ऊपर होता है एडजॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, इस टाइप की टर्म्स को हम क्या करेंगे इसके अंदर स्टडी करेंगे। कहने का मतलब द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टडी अबाउट द फिनोमिना अकरिंग ऑन द सरफेस। तो अब इसमें दो चीज सबसे ज्यादा आती हैं, एक आता है एडजॉर्प्शन और एक आता है अब्जॉर्प्शन। देखो थोड़ा सा फर्क है ए डी और ए बी में, है ना, इतना सा ही डिफरेंस इनकी डेफिनेशन में है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई सब्सटेंस का एग्जाम्पल दूं, ये मान लो आपके पास सब्सटेंस है, तो सरफेस क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का आउटर पार्ट। तो ये जो आउटर पार्ट दिख रहा है ये क्या हो गया हमारा सरफेस, और जो ये अंदर वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं हमें बल्क। आ गया समझ में? तो अगर मान लो कोई भी चीज सरफेस तक अट्रैक्ट होती है तो उसको बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन। जैसे कि हम पेंट करते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि जब हम पेंट करते हैं तो क्या होता है, वो पेंट सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होता है। या फिर ये मैं चौक यूज कर रहा हूँ इस बोर्ड के ऊपर है, तो ये भी क्या है एक एडजॉर्प्शन का एग्जांपल तो है। ये जो चौक के पार्टिकल हो क्या हो रहे हैं इस बोर्ड के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक होता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई भी चीज होगी वो अप टू बल्क अंदर तक अट्रैक्ट होगी। अगर मान लो हम एग्जांपल लें, कॉटन ले ली मान लो आपने, तो अगर हमने कॉटन को पानी में डाल दिया ना तो पानी जो है वो अंदर तक चला जाएगा, अंदर तक अट्रैक्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हमें अब्जॉर्प्शन। आई बात समझ में? तो यहां पर तुम क्या देखोगे, जो अट्रैक्ट हो रहा था ना एडजॉर्प्शन के अंदर उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। ठीक है, और जो अट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हमें एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्प्शन की तो डेफिनेशन सीधी सीधी होगी, द अट्रैक्शन ऑफ एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ ए एडजॉर्बेंट। किसी एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, द अट्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस अप टू बल्क, अंदर तक अट्रैक्ट होना किसी सब्सटेंस का इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। हो गई। नेक्स्ट टर्म इसके अंदर क्या आएगी, दूसरा डिफरेंस है, अगर मान लो कोई चीज सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट हो रही है तो यहां पर तुम क्या देखोगे कि कंसंट्रेशन यहां पर ही चेंज होगी। मान लो अगर सोल्यूट पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं तो सोल्यूट पार्टिकल यहां पर ज्यादा हो जाएंगे, अंदर क्या हो जाएंगे कम। तो बाहर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, अंदर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी कम। अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे तो बाहर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, अंदर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि एडजॉर्प्शन के अंदर क्या होती है, कंसंट्रेशन बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम द बल्क। ऊपर की और नीचे की जो कंसंट्रेशन हो अलग अलग मिलेगी। लेकिन यहां पर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जितना पार्टिकल सरफेस पे अट्रैक्ट हो रहा था वो अंदर भी उतना अट्रैक्ट हो रहा था, तो कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम। अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन है सेम रहेगी। अब इसके अंदर एक डिफरेंस और आता है, वो तब समझ में आएगा जब आपको मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन पता हो। अब मान लो मैं मैकेनिज्म की बात करूं कि एडजॉर्प्शन होता ही क्यों है, ये चौक के पार्टिकल यहाँ पर अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, तो यहाँ पर तुम क्या देखोगे, अगर हम मान लो कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं, कोई लिक्विड ले लेते हैं, तो मैंने क्या था ये अंदर वाला भाग क्या है बल्क है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा सरफेस। अगर मान लो कोई पार्टिकल बल्क में है तो ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी लेफ्ट राइट सारी डायरेक्शन में क्या होगा इक्वली अट्रैक्ट होगा, तो उसके ऊपर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा 0। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं वो ओवरऑल किस तरफ अट्रैक्ट होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो भी चीज इनके कांटेक्ट में आएगी उसको क्या कर लेंगे ये अट्रैक्ट कर लेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो जब ये अट्रैक्ट कर रहे थे ना पार्टिकल ऊपर वाले तभी तो एडजॉर्प्शन होता है। अगर आपसे कोई पूछ भी लेना कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन तो आपको यही बोलना है कि इफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द बल्क देन नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इट इज 0, बट
द पार्टिकल विच प्रेजेंट ऑन द सरफेस आर नेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर हैं वो क्या होंगे, नीचे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। हैंस द सब्सटेंस विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद इट, और जो भी सब्सटेंस इसके कांटेक्ट में आएगा वो क्या हो जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जब एक लेयर यहां पर अट्रैक्ट हो गई तो ये पार्टिकल आगे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे ना। अगर आगे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो एडजॉर्प्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां तक समझ में आ रहा है ना। मान लो मैं यहां पर ये चौक यहां पर इसके ऊपर यूज कर रहा हूं, अगर मैं इस चौक को बार बार एक ही जगह यूज करता रहूं तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, जो पाउडर है वो नीचे गिरने लग जाएगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि जो एडजॉर्प्शन होता है वो इनिशियली इसकी स्पीड क्या होती है, मोर होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाएगा या जैसे जैसे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन द स्पीड ऑफ एब्जॉर्प्शन रिमेन्स सेम। एब्जॉर्प्शन की जो स्पीड होती है वो क्या रहती है भाई, सेम रहती है ओवरऑल द प्रोसेस। जितनी देर ये प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन, उतनी देर तक स्पीड क्या रहेगी, इसकी सेम रहेगी। ठीक है। एक इसमें क्या देखा था तुमने कि जब कंसंट्रेशन डिफरेंट हो रही है, इस बेस पे आपको टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन भी पूछा जाएगा कि एडजॉर्प्शन के टाइप बताओ। तो आप क्या बताओगे कि जी अगर सोल्यूट अट्रैक्ट हो रहा था तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो इसको क्या बोलते हैं हमें, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है। लेकिन अगर किसी एडजॉर्प्शन के कारण सरफेस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हमें नेगेटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं। यहां तक समझ आ गया। आगे लिखना चाहो तो देख लेना कि एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना एंड इट इज ए बल्क फिनोमिना। इतना कर लोगे। तो ये तो था इस चैप्टर का स्टार्टिंग बोल दो या इंट्रोडक्शन बोल दो। अब इसमें आपने एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म भी स्टडी कर लिया, इनके बीच में डिफरेंस भी कर लिया। एडजॉर्बेटिव बता दिया जो अट्रैक्ट हो रहा है, एडजॉर्बेंटिव बता दिया जो अट्रैक्ट कर रहा है। अब जो मेन क्वेश्चन आता है ना वो सुनो। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सप्लेन व्हाई। तो आप क्या बताओगे कि जी एक एडजॉर्प्शन, पहले तो ये बताओ कि अपने आप होने वाला प्रोसेस है। कहने वाला ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। क्या होता है भाई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। हम तो नहीं करवा रहे थे अपने आप। अगर मान लो ये, चलो चौक तो मैं यूज कर रहा हूँ, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो डस्ट पार्टिकल अपने आप अट्रैक्ट होते हैं ना हमारे क्लॉथ के ऊपर। ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो यहां पर अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्योंकि सबको पता होता है कि एडजॉर्प्स मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब गिव्स फ्री एनर्जी होती है किसके बराबर है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम दो तरीके से दे सकते हैं। पहला तरीका, अगर मान लो तुम्हारी तरफ कोई अट्रैक्ट होके आता है तो तुम क्या कर, अगर मान लो तुम्हारी तरफ कोई अट्रैक्ट होके आता है और तुमने उसको क्या कर दिया, हीट दे दी, थप्पड़ मार दिया, तो क्या होगा, वो पार्टिकल एनर्जी गेन करके वापस मुड़ जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो इस चीज की वैल्यू हमें नेगेटिव लानी है, तो टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं सकते। तो ये चीज नेगेटिव लाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, इसी को ही और ज्यादा छोटा करना पड़ेगा हमें, है ना। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू कम होगी उतना जल्दी क्या आ जाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। या तो इस टर्म की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए थी, अगर इस टर्म की वैल्यू ज्यादा आ जाती तो भी छोटी में से बड़ी चीज घटाने पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन ये तो हम इंक्रीज कर ही नहीं सकते, है ना। तो यहां पर तुम सीधा सीधा क्या बोलोगे कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। लेकिन एक बुक के अकॉर्डिंग क्या है, डेल्टा एस क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, फ्रीडमनेस, रैंडमनेस इन पार्टिकल। ठीक है। तो अगर मान लो कोई चीज गैस का पार्टिकल है, सपोज करके देखो कोई गैस का पार्टिकल है, वो यहां पर इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब इसको इसके पास फुल फ्रीडम है। अब जाके ये सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट हो गया, पहले मूव कर रहा था अब मूव कर सकता है ये,
नहीं ना। कहने का मतलब इसकी फ्रीडमनेस क्या होगी, इसकी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी ना। तो फाइनल एंट्रोपी S2 माइनस S1, ये वैल्यू अगर कम होगी तो छोटी में से बड़ी चीज हटाएंगे तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इन बात समझ में, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव लाने के लिए क्या करेंगे हमें, ये चीज तो पॉजिटिव हो ही ली, इस चीज की वैल्यू क्या लानी पड़ेगी, हमें नेगेटिव लानी पड़ेगी। आगे बात समझ में। और डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए आता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए आता है। ठीक है, यहाँ तक याद हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर क्या बताना है कि वी नो दैट एडजॉर्प्शन इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, hence the value of gives free energy comes to be negative, but due to adsorption the entropy comes to be negative, entropy decreases। ठीक है, hence its value comes to be negative only when if delta H having a negative value which comes for a exothermic process only। ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव लाने के लिए हमें डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव लानी पड़ेगी, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए आती है। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद टाइप तो हमने पहले करवा दिया था, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन नेगेटिव। अब हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, अगर भाई फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके पर एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो एक बात बताओ, मेटल सरफेस भी तो गैसेस पार्टिकल को क्या करती है, अपने सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करती है ना। कौन सी गैस, कौन सी मेटल जल्दी गैस को अट्रैक्ट करेगी, जो ज्यादा रिएक्टिव होगी। तुमने देख रखा है कि आयरन के ऊपर तो ऑक्सीजन अट्रैक्ट हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है, इसीलिए तो उसके ऊपर रेस्टिंग लगती है, लेकिन गोल्ड तो अट्रैक्ट नहीं करती है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर आएगा, वो क्या आएगा हमारे पास भाई, नेचर। नेचर में इतना ही बताना है कि जितना ज़्यादा इसकी एडजॉर्प्शन पावर, इसकी अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा भाई हमारे पास है, एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। एक बात समझ में आ गई। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पर क्या आएगा, सरफेस। सरफेस में आप क्या देखोगे, एक मान लो ये जो बोर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ये बिल्कुल स्मूथ होता, कहने वालों फ्रिक्शन ही नहीं होता। तो अपनी छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि हम पेन यूज करते हैं, चौक यूज करते हैं, वो किसके कारण चलता है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के कारण। अगर ये स्मूथ हो गया, इसके ऊपर हम इस चीज को यूज नहीं कर सकते, कहने वालों चौक के पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं इसी चौक को दीवार के ऊपर यूज करूं, दीवार के ऊपर मैं कुछ भी चीज लिख सकता हूं, क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, रफ सरफेस होती है। आई बात समझ में। तो यहां पर सीधा सीधा क्या बोल दोगे कि रफ सरफेस में एडजॉर्प्शन पावर ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू स्मूथ सरफेस के। इससे अगली वाली चीज क्या हो जाएगी, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो अभी बताया था भाई, मान लो हमारी तरफ कोई अट्रैक्ट हो गया, आता है या आते ही हम उसको हीट दे देते हैं, तो क्या होगा, वो होगा हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं ना, तो गैस के पार्टिकल एनर्जी गेन करके वापस से भाग जाएंगे। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एडजॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है भाई, डिक्रीज होता है। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर हम देखते हैं डस्ट पार्टिकल, तो अगर बिल्कुल वो साफ है तो उसके पार्टिकल क्या करेंगे, डस्ट के पार्टिकल को जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल जम गए ना, तो ये पार्टिकल ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन पावर घट गई। अब इसकी एडजॉर्प्शन पावर वापिस से इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, डस्ट पार्टिकल की जो लेयर है वो वापिस से रिमूव करनी पड़ेगी। आपने एग्जाम्पल में देखा भी होगा, जितने साफ सुथरे कपड़े होते हैं ना, वो जल्दी ज़्यादा क्या होते हैं, उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं। और एक बार वो कपड़े हम मान लो 15 दिन या 10 दिन लगातार पहन लें, उसके बाद चाहे कितना ही पहनते रहें, उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल आगे नहीं लगते ना। वो यही रीज़न है, क्योंकि जितना हम साफ सुथरा रखेंगे कपड़े को, उसकी एडजॉर्प्शन पावर उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट है इसके ऊपर प्रेशर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा,
अब इसके ऊपर मैंने डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट करवाने मान लो, ठीक है। वैसे तो थोड़े बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं मान लो डस्ट पार्टिकल को उठाकर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रब करता हूँ, तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ज़्यादा प्रेशर से रब करूँगा तो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है कि एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब कितना एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है वो किससे निकालते हैं हमें, जितना अट्रैक्ट हुआ है और जितने सब्सटेंस के ऊपर अट्रैक्ट हुआ है। ये क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट अपॉन मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का अमाउंट ले लिया और इसको बोलते हैं हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं भाई, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। आगे बात समझ में। तो ये क्या होगी, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। तो ये यहां पर मैं लिख सकता हूं ना, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p प्रेशर। लेकिन अगर मान लो मैं डस्ट पार्टिकल को यहां पर रब करता रहूं प्रेशर से, तो इस कपड़े के ऊपर कितने डस्ट पार्टिकल रिमेन मतलब रह सकते हैं। कुछ देर के बाद चाहे कितना ही प्रेशर लगा लो, उसके बाद वो डस्ट पार्टिकल यहाँ पर अट्रैक्ट होना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, है ना भाई। पहले इंक्रीज हुआ, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता होता क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं ग्राफिकली समझा देता हूँ आपको। आप क्या बताओगे कि पहले चाहे प्रेशर लगाओ चाहे नहीं लगाओ, थोड़े बहुत अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया वैसे वैसे एडजॉर्प्शन इंक्रीज हुआ। ये हमने ले लिया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यहाँ पर हमने ले लिया प्रेशर। लेकिन एक प्रेशर ऐसा आएगा जिस प्रेशर के बाद आप चाहें कितना भी इंक्रीज कर लेना प्रेशर को, उसके बाद एडजॉर्प्शन नहीं होगा। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड प्रेशर। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर इस प्रेशर के जस्ट बाद क्या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं ना। तो एक बार डिपेंड कर रहा है, एक बार डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जब तक किया वो कॉन्स्टेंटली किया फिर एकदम गायब हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। धीरे धीरे गायब हुआ ना। तो इन दोनों इक्वेशन से फ्रेंडलिच ने एक इक्वेशन बनाई जो क्या होती है, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, जहां पर 1/n क्या है, 0 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू है। बात तो ठीक बताई थी इसने भाई, पहले इंक्रीज होगा बहुत ज्यादा, फिर धीरे धीरे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे इसकी वैल्यू बिल्कुल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब दोनों तरफ अगर मैं लॉगरिथम ले लूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, log ऑफ x/m इज इक्वल टू log ऑफ a b किसके बराबर होता है, log a प्लस log b, और log a की पावर b किसके बराबर होता है, b log a। बताओ ये इक्वेशन समझ में आ गई। ये फ्रेंडलिच इक्वेशन है जिसके अंदर ये किसका काम करेगा, y का, ये किसका काम करेगा, x का, ये किसका काम करेगा, m का, और ये किसका काम करेगा भाई, c का। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की ना, जहां पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और c नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रेंडलिच इक्वेशन के हिसाब से तो ग्राफ तो ये आना चाहिए जहां पर c कुछ ना कुछ है। आ रही बात समझ में, ठीक है। और यही इसकी लिमिटेशन है भाई, स्ट्रेट लाइन तो आनी ही नहीं चाहिए थी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेंडलिच इक्वेशन ड्राइव करो तो यहां से ड्राइव करना स्टार्ट करना आपको, कि वी नो दैट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज, बट आफ्टर सैचुरेटेड प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दोनों इक्वेशन को मिलाने से ये इक्वेशन बन गई, दोनों तरफ लॉगरिथम लेने से ये चीज आ गई, ठीक है। और इसका ग्राफ ये आ गया। लेकिन लिमिटेशन क्या आएगी कि जो ग्राफ है उसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज है, इसने सैचुरेटेड प्रेशर के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी इतनी, तो ये थी इसकी लिमिटेशन भाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस यूनिट में फैक्टर अफेक्टिंग और इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे।